हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के एक शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री। आज हम लोग इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री को पूरी कंप्लीटली देखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक प्रकार की केमिस्ट्री है, यानी ये एक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करती है। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करे, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करे, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऐसी एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न हो, वो क्या कहलाती है, केमिकल एनर्जी। कौन सी केमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी उत्पन्न होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा। कौन सी रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वे होती है जो अपने आप संपन्न हो, जिनको बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती, जो खुद से संपन्न हो जाती है, या फिर जिनमें एनर्जी उत्पन्न होती है, जिनके लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव हो, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आ गया समझ में? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव हो, यानी जिनसे हमें एनर्जी मिले, वो क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक और होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिनको संपन्न करवाने के लिए अपने को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा जी का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से अपने को एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो, यानी कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक एनर्जी को, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करे, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाए, वह ब्रांच क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूज के द्वारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कंप्लीट करवाए, संपन्न करवाए, वह ब्रांच क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज क्लियर? हाँ दोस्तों, अब आगे आते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को सेल पढ़ने पड़ेंगे। कौन से सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या चीज होती है, विद्युत रासायनिक सेल? ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करे, वे क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, यानी कि केमिकल के द्वारा उत्पन्न एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करे, वे क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल। कौन से सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, या कौन से सेल होते हैं, वोल्टीय सेल। हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। तो दोस्तों, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल ये ऐसे सेल होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को, रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करे, वे क्या कहलाते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ऐसे सेल जो रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करे, वे क्या कहलाते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो प्रकार की रिएक्शन पाई जाती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण एंड
अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, अपचयन। तो दोस्तों ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का हटना। किसी भी पदार्थ से, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का एड होना क्या कहलाता है? अपचयन। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल ये ऐसे सेल होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करे, वे क्या कहलाते हैं? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। अब इन गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल का सिंपल सा एग्जांपल है डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल। इस डेनियल सेल को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इस डेनियल सेल से ही हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अच्छी सी डेफिनेशन या इसके बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे डेनियल सेल, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, डेनियल सेल। तो दोस्तों डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के एक प्रकार होते हैं। अगर अपने को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल पढ़ना हो तो अपने को पढ़ना पड़ेगा डेनियल सेल। डेनियल सेल से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब ये होते क्या हैं डेनियल सेल, इसको हम पूरा स्ट्रक्चर से समझेंगे। पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। हाँ दोस्तों, डेनियल सेल में क्या होता है? एक पात्र होता है, इसके अंदर दो पात्र होते हैं। एक पात्र में एनोड होता है और एक पात्र में कैथोड होता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं, इसके अंदर जिंक की रोड डाल देते हैं। किसकी रोड डाल देंगे? जिंक की रोड। ये जिंक की रोड डाली जाती है जिंक सल्फेट के विलयन में। किसके विलयन में? जिंक सल्फेट के विलयन में। तो यहाँ पे भरा हुआ है जिंक सल्फेट। एक पात्र में क्या है? जिंक की रोड है, वो किस में डाली गई है? जिंक सल्फेट के विलयन में। एक और पात्र लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं कॉपर की रोड। किसकी रोड? कॉपर की रोड। और ये डूबी हुई होती है कॉपर सल्फेट के विलयन में। किसके विलयन में? कॉपर सल्फेट के विलयन में। अब इसको एक बाह्य परिपथ के द्वारा, एक बाह्य तार के द्वारा इस परिपथ को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, ये तो हो गया अपना बाहरी परिपथ, आउटर सर्किट। अब इसके इंटरनल सर्किट को, अंदर के सर्किट को पूरा करने के लिए इसके अंदर डालते हैं हम लोग लवण सेतु। क्या डालते हैं? लवण सेतु। लवण सेतु क्या काम करता है? इसके इंटरनल सर्किट को पूरा करता है। किसको पूरा करता है? इंटरनल सर्किट को। लवण सेतु के अंदर क्या भरा हुआ होता है? कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, जैसे KCl या NaCl। कोई इलेक्ट्रोलाइट, कोई अच्छा सा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। साथ में इसमें होता है एगार जेल। क्या होता है? एगार जेल। और ये जो लवण सेतु है ये दोनों ओर से रुई से ढका होता है, कॉटन से ढका होता है, रुई से बंद रहता है। तो दोस्तों ये अपना डायग्राम है डेनियल सेल का। इसमें एक तरफ जिंक की रोड लेंगे और इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे, दूसरी ओर एक और रोड लेंगे जिसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। बाहर से सर्किट कंप्लीट कर लेंगे, अंदर का सर्किट लवण सेतु के द्वारा कंप्लीट होता है। किसके द्वारा कंप्लीट होता है? लवण सेतु के द्वारा। तो ये हो गया अपना डेनियल सेल का कंप्लीट डायग्राम। अब इसके अंदर कैसे रिएक्शन होती है, कैसे इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर एक तो होगा एनोड और एक होगा कैथोड। ठीक है दोस्तों, कोई भी सेल हो इसके अंदर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इसके अंदर ये है अपना नेगेटिव पोल, ये है पॉजिटिव पोल। नेगेटिव पोल को मैं कहूंगा एनोड। क्या कहूंगा? एनोड। पॉजिटिव पोल को मैं क्या मैं कहूंगा? कैथोड। पॉजिटिव पोल में क्या है? कैथोड। अब इनको याद करने की क्या ट्रिक है? याद करने की ट्रिक है लोन। क्या ट्रिक है? लोन। लोन के द्वारा इसको हम लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट। एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड में होता है। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में होता है एनोड और नेगेटिव और ऑक्सीडेशन। क्या होता है लेफ्ट साइड में? एनोड, ऑक्सीडेशन और नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड में एनोड होगा और उस पर कौन सा चार्ज पाया जाएगा?
निगेटिव चार्ज पाया जाएगा और राइट साइड में कौन सा होगा, कैथोड, इस पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। अब इसकी रिएक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं एनोड पर रिएक्शन। एनोड पे रिएक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। इस पे क्या होगा, ये जिंक धातु है, ये पिघलेगी, ये जिंक धातु पिघलेगी, क्योंकि ये जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है। और जिंक सल्फेट एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये धातुओं को पिघलाने का काम करता है। तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और ये बना लेगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो गई, तो ये जिंक की रोड पिघल गई और इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस रोड पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रोड पे आने के कारण ही ये जो एनोड है ये कैसा चार्ज लिए हुए है, नेगेटिव चार्ज लिए हुए है, इसी कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके गति करके आ जाएंगे कॉपर के पास। किसके पास आ जाएंगे, कॉपर के पास। अब कॉपर के पास आगे की रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब इसकी दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीकरण। एनोड पे कौन सी रिएक्शन संपन्न हुई, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का निकलना। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है, कैथोड पे संपन्न होती है अपचयन। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है, अपचयन। अपचयन में क्या होगा, तो दोस्तों ये जो कॉपर रॉड है ये किस में डूबी हुई है, कॉपर सल्फेट के रूप में, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो वियोजित अवस्था में मिलते हैं, टूटे हुए मिलते हैं। तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये मिलेगा अपने को Cu2+ और SO4 2-, यानी कि इस पात्र में अपने को Cu2+ आयन और SO4 2- आयन मिलेंगे। तो इस पात्र में Cu2+ आयन मिलने के कारण यहाँ पे जो आई हुई इलेक्ट्रॉन है उस साइड से, जिंक की रोड से जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए थे, इधर आए थे, वो इलेक्ट्रॉन इस कॉपर 2+ द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। यानी कि कॉपर का यहाँ पे कॉपर 2+ का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना लेगा कॉपर। क्या बना लेगा, कॉपर। इस प्रकार अपनी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एक साइड में ऑक्सीकरण, दूसरी साइड में अपचयन। ठीक है दोस्तों, इस साइड से एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो कैथोड पर कॉपर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। डेनियल सेल में इस लवण सेतु का क्या काम होता है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये लवण सेतु है, इसके अंदर लवण भरे हुए होते हैं। कौन से लवण, KCl या NaCl, साथ में Agar-Gel भरा हुआ होता है। तो दोस्तों जब भी एनोड पे ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। बाई साइड में क्या है, एनोड, एनोड पे क्या है, जिंक की रोड। ये जिंक की रोड टूटेगी और इस पात्र के अंदर किसकी सांद्रता बढ़ेगी, Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। इन Zn2+ आयनों की सांद्रता को कवर करने के लिए या इनको न्यूट्रल करने के लिए इस साइड से, इस लवण सेतु से यहाँ पे Cl- इस विलयन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से इस एनोड वाले एरिया की या इस एनोड की, इस जिंक 2+ की यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, इनकी जो मात्रा है वो न्यूट्रल हो जाएगी। किसके द्वारा उदासीन की गई, Cl- के द्वारा। यानी कि लवण सेतु क्या काम करता है, बढ़ी हुई सांद्रता को कवर करने का काम करता है, यानी कम करने का काम करता है, उनको उदासीन करने का काम करता है। अब सेम ही प्रोसेस होती है इस साइड में, कॉपर वाले में। कॉपर वाले में क्या होता है, कॉपर वाले में Cu2+ है, ये तो बना लेगा कॉपर। क्या बना लेगा, कॉपर। यानी कि ये अपनी जो कॉपर है ये रोड मोटी होती जाएगी, कॉपर रोड मोटी होती जाएगी और इस विलयन के अंदर SO4 2- आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। इस SO4 2- आयनों की सांद्रता को कवर करने के लिए, इनको उदासीन करने के लिए इस लवण सेतु से इस पात्र के अंदर Na+ या K+ के आयन आते हैं। वो प्लस आयन इस माइनस आयन को उदासीन कर देते हैं। जितने यहाँ पे प्लस आयन कॉपर के रूप में उदासीन हुए हैं उतने ही आयन इसके अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार ये लवण सेतु दोनों ओर, दोनों बाईं और एनोड में और दाईं ओर कैथोड पात्र में आयनों की सांद्रता को कंप्लीट कवर या इनको उदासीन करने का काम करता है।
ये हो गया अपना लवण सेतु का कार्य। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इस डेनियल सेल का सेल आरेख समझा देता हूँ। सेल आरेख क्या है? सेल आरेख सेम टू सेम इस चित्र की तरह ही बनेगा। सेल आरेख में क्या करेंगे, बाई साइड में अपना कैथोड एनोड है ना, तो यहाँ पे एनोड लिखेंगे, एनोड की रोड लिखेंगे। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सा आयन बन रहा है वो लिखेंगे, एनोड की रोड और एनोड में बना आयन। फिर इन दोनों के बीच में लवण सेतु, लवण सेतु को हम लोग दो लाइनों के द्वारा दर्शा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस जो कैथोड जो पात्र है इसके अंदर जो आयन है उनको लिख देंगे Cu2+। फिर Cu2+ से जो भी धातु बन रही है उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे बन गया Cu। तो ये हो गया अपना सेल आरेख, बाई और एनोड और दाई और कैथोड। इस प्रकार इसका हम लोग सेल आरेख भी बना सकते हैं। अब इस डेनियल सेल का वोल्टेज कितना होता है, तो दोस्तों इसका वोल्टेज या इसका ईएमएफ होता है लगभग 1.1 से 1.2 वोल्टेज, इतना इसका ईएमएफ होता है। ठीक है दोस्तों।